आज हमारी अदबी बैठक का 5वां सेशन है। आप सबका खैर मकदम। आप लोग ने इतना वक्त निकाला और आप लोग हौसला अफजाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है। और अब की बार हम लोग जिस शख्सियत को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में यहाँ पे आज हम लोग के साथ सुनीता झिंगरन साहिबा भी हैं, उनकी शागिर्दा बेगम अख्तर का सलाम। मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फ़ज़ाएँ संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फ़न और फ़नकार से मोहब्बत करते हैं। एक बहुत ही मकबूल सिंगर हैं जिनको मलिका तरन्नुम या मलिका गज़ल भी कहा जाता है। बट उनकी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से गुज़री है और उनकी पैदाइश 1914 में फैज़ाबाद में हुई थी। उनकी मदर मुश्तरी बाई जो एक प्रोफेशनल सिंगर थी, उन्होंने अपनी बच्ची को बचपन से ही मौसीकी में डाला और वो चाहती थी कि जो बुलंदियाँ उनको नहीं मिली हैं उनकी इस बेटी को मिले। बचपन से ही तमाम उस्तादों से तालीम लेने के बाद दादरा, कजरी, ठुमरी, गज़ल, इसमें उन्होंने वो महारत हासिल कर ली और उसके बाद वो मकबूलियत हासिल कर ली कि आज सारी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। उनकी मौत के 50 साल बाद उनके नाम के फ़ैन्स क्लब अलग अलग मुल्कों में हैं और बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई तो उनका कहना था कि बेगम अख्तर की एक गज़ल सुने बिना तो मेरा दिन ही नहीं पूरा होता। तो ये फ़ैन फॉलोइंग आज भी है उनकी। बेगम अख्तर के ताल्लुक़ से कैफ़ी आज़मी साहब कहते थे कि मेरे नज़दीक गज़ल के 2 मायने हैं, एक तो अपने महबूब से गुफ्तगू करना और एक बेगम अख्तर। तो बेगम अख्तर का ये मुकाम था, कैफ़ी आज़मी शायर जो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो फिल्मी गीतों में पहला जो है वो एक दिन की बादशाहत, वो फिल्म 1933 की है उसमें, और उसके बाद 5-6 फिल्में और हैं जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है और गाया भी है, लेकिन उनके रिकॉर्ड नहीं बने। तो रिकॉर्ड जो बनना शुरू हुए हैं वो 1935 जवानी का नशा, वो गाना मेरे पास भी है 1935, उसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है। उसके बाद फिर रोटी फिल्म जो इनकी थी महबूब खान साहब की, तो उसमें अनिल विश्वास का म्यूज़िक था और उसमें 5 गीत अख्तरी बाई के नाम से हैं। और उसके आगे फिर मदन मोहन इन द नेम ऑफ मोहन जूनियर, एक गाना दाना पानी में है 1953, और फिर उसके बाद एक गाना एहसान फिल्म में 1954 में है। दिस इज ऑल एज फार एज फिल्म म्यूजिक इज कंसर्न। लेकिन गैर फिल्मी एक गज़ल मेरे पास 1937 की रिकॉर्डेड बेगम अख्तर साहिबा की है, जिसमें आखिर में उन्होंने बोला है मेरा नाम अख्तरी बाई फैज़ाबादी। वो दैट इज समथिंग आई हैड नेवर हर्ड बिफोर। तो कुल मिलाकर के जितनी भी मुझे अवेलेबल हो पाई गज़ल्स और ठुमरी और फिर जो फोक फॉर्म्स हैं कजरी, चैती और झूला, सावन, जितनी भी मुझे मिल पाई उनकी सब मैं इकट्ठा करता रहा और उनके सबकी एनालिसिस मैंने की। आई कैन नॉट से कि कितना और बाकी है जो मेरे पास नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैंने 163 गज़ल्स की एनालिसिस की हुई है और 73 ठुमरी, कजरी, चैती, इन सब की एनालिसिस की है। वो सब मेरे पास अवेलेबल हैं मेरे पास, क्योंकि वो जो हमारी एनसाइक्लोपीडिया बनेगी उसमें आएगी। और कोई भी अगर मुझसे जानना चाहे कि ये उनकी ठुमरी ये उनकी गज़ल किस राग में थी, उसमें ताल कौन सा यूज़ हुआ था और वो उसका रूट नोट यानी बेसिक किस स्केल का है, वो मैं अभी बता दूँगा।
सात स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और सात स्वरों को इस्टेब्लिश कैसे किया गया। फिर उतरे चढ़े मिला के 12 स्वर हुए, 12 से 22 श्रुतियाँ छानी गईं जो ऋषि मुनियों का है, सप्त ऋषिगण। अब चातक से जैसे कौवे से मध्यम की उत्पत्ति हुई, कोयल पंचम स्वर में कोयल बोले, कोयल से हुई, और बकरे से गंधार की हुई, शरद से मोर की हुई, तो मोर से सरज की शरद की हुई, और निखार से हाथी से हुई। तो इस तरह से सप्त स्वरों सप्त, अब पहले उदात अनिदात और स्वरित 3 ही स्वर थे, लेकिन बेगम अख्तर साहिबा ने बहरे बहीद खान साहब से ख्याल की बाकायदे तालीम ली। मुझे उन्होंने ये कहा कि सनीता राग रागनी में, तो हमने अपने पसंदीदा राग बताए, तो उसमें से आपके पास ये बंदिश उनकी है कि नहीं है? अब डमरू की उत्पत्ति है। जय शिव शंकर भोले नाथ, जय जय शिव डम डम डमरू बजावत हर हर महादेव, गौरी संग बिराजे, जय शिव शंकर भोले दो 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 नो नो। देखिए औरतें लोग कहते हैं गमक नहीं करती, तो सरस्वती कौन है? सुरेश चंद्र थोड़ी है, सरस्वती माता है। अब मेरखंड का दानी धनी से दानी धनी से दानी धनी 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 से दानी धनी से दानी धनी से दानी धनी से निर्धर 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 का गामा 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 डमका डमका डम डमका डमका डम गामा 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 का सका के सका के सका दानी दानी से दानी से दानी धनी से दानी धनी से दानी से दानी से 3 स्वरों की लड़ाई। दानी धनी से दानी धनी से दानी धनी से दानी से दानी से दानी धनी से निशा निशा दानी दानी निशा निशा दानी दानी निशा निशा दानी दादा ने निशा दादा ने निशा ने निशा ने निशा ने निशा दा ने 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 दा चा 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 दा ने ने चा 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 ने चा 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 ने 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 दा 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 ने ने दानी दादा निशा दानी दादा निशा दानी दादा निशा दानी 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 दादा निशा 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 का 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 गामा 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 का चली जा मामा गामा का चली जा गामा गामा का चली जा दा 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 ने ने दा 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 गा 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 मामा दा 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 मामा गा 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 सा दा 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 ना। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मेरी कोई मतलब हैसियत नहीं यहाँ पर बोलने की। सुनीता जी ने जहाँ इतने सारे उनके सामने, और मैं क्योंकि रेडियो मैंने मुलाजमत की है, तो ये था कि हमारे जो सीनियर हैं जैसे के श्रीवास्तव, वो सब किससे सुनाते थे कि बेगम साहिबा जब आती थी स्टूडियो नंबर 1 अब कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, तो उसकी बहुत सारी यादें हमारे सीनियर्स के साथ रही और बड़े अच्छे उनके। एक चीज थी कि बेगम साहिबा के लिए ऑल इंडिया रेडियो के भी तमाम जो है नियम कानून जो है ताक के कर दिए जाते थे, खासकर स्टूडियो में किसी को सिगरेट पीने की इजाजत नहीं होती, लेकिन बेगम साहिबा जब आती है तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनको कोई ये कह दे कि आप जो है वो नहीं करेंगे वहाँ पे। ये किस्सा मुझे सुनाया गया जिसमें उनकी गूंज जो है वहाँ की फिजाओं में हमेशा रही और हमेशा उनको बड़ी शिद्दत से याद रहा। वो इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करती थी, वो आमद में बिलीव करती थी। उनकी कोई भी एक प्रस्तुति दोबारा अगर वो करती थी तो वैसी नहीं होती थी, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता था। वो बहुत बोल्ड महिला थी, बिंदास जिसको आजकल कहते हैं, यानी कि
जो करना है वो करना है, जो कहना है वो कहना है, और बहुत ही खुशमिजाज, बहुत खुशदिल, बहुत ही उदार और अपने गायन में लगी रहने वाली, तो एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। गायिका तो जो थी वो सभी जानते हैं। तो मेरा उनसे साबका यूँ पड़ा कि जब उनका निधन हो चुका था, 10 बरस गुजर चुके थे, तब मैं दिल्ली से लखनऊ आई। और जब मैं लखनऊ आई और पत्रकारिता मैंने शुरू की, तो हमारे संपादक जी ने कहा कि 30 अक्टूबर आने वाली थी। उन्होंने कहा कि भाई 30 अक्टूबर आ रही है, उनका पुण्यतिथि है, और इस शहर में कोई जुम्बिश नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं हो रही है कि जैसे बेगम अख्तर कभी यहाँ रही भी थी। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम पूरा एक पेज उनकी याद में निकालेंगे और यहाँ के अखबारों को भी दिखाएंगे कि आपके शहर को, आप अपने शहर की हस्ती को याद नहीं करते हैं, जो कि इंटरनेशनल हस्ती थी, लेकिन हमारा नया अखबार शुरू हो रहा था, नया टाइम्स, तो हम उसको याद कर रहे हैं। तो ये हुआ कि एक पेज पूरा, और 1-2 दिन में ही कैसे एक दिन में ही निकलेगा, तो ये कैसे होगा। तो बोले कि और जिम्मेदारी मुझे मिली, क्योंकि कल्चरल रिपोर्टिंग भी मैं देखती थी। खैर फिर लग गए तुरंत से काम पे। और तब मैं आपको बताती हूँ इस लखनऊ शहर की बात, कि हम भातखंडे गए। सबसे पहले तो वहीं गए कि उनका वो रहती कहाँ है, मैं जानना चाह रही थी कि वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ पर लोग कुछ तो होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो लोगों को पता ही नहीं था उनका एड्रेस। बेगम अख्तर का एड्रेस भातखंडे में लोगों को नहीं पता था। शरद नागर जी से मैं मिली और लोगों से मिली, नहीं पता। फिर खैर कोई और सज्जन वहाँ आ गए, काफ़ी मतलब 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद एड्रेस पता चला। तो क्या आप लोगों को पता है उनका एड्रेस क्या था? एनेक्सी के सामने नहीं, उस सड़क का नाम है फॉनब्रेक एवेन्यू। फॉनब्रेक एवेन्यू आज भी लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता है जी। तो पतली सी लेन है वो, उसका नाम था फॉनब्रेक एवेन्यू। उस पे उनकी वो कोठी थी उनकी बड़ी सी। तो उस कोठी में मैं जब गई तो वहाँ पर उनकी बहन रहती थी, बहन का पूरा परिवार रहता था, और उनके बहनोई जो थे मुख्तार साहब, उनको बेगम अख्तर से उन्हें गंडा भी बांधा था, वो उनके शागिर्द भी थे। और फिर उनसे हमारी बातचीत वगैरह हुई। एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया, और उसी शाम फिर एक आयोजन भी उन्होंने कर रखा था जिसमें कुछ बेगम अख्तर की शैली के, क्योंकि बेगम अख्तर की शैली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सुनीता जी के सामने ये बात हम क्या कहेंगे और आप लोगों के सामने, कि वो जो एक नई शैली उन्होंने ईजाद की थी ठुमरी की, कि जैसे पूरब अंग की वो गाती थी और पश्चिम अंग की एक ठुमरी थी जो उस्ताद फयाज़ खां साहब जिसकी अदायगी करते थे। लेकिन उन्होंने फिर वही खान साहब के साथ के गाइडेंस में मिल के उन्होंने पूरब अंग और पश्चिम अंग दोनों को मिला करके नए रंग की ठुमरी गानी शुरू करी, नए रंग की गायकी पेश की, और उसको लखनऊ का अंदाज़ कहा गया, लखनवी गज़ल गायकी का अंदाज़ कहा गया, जो बेगम अख्तर की गायकी थी। तो उनके बारे में तफसील से तो उनकी 2 शिष्याएँ जो लगातार उनके साथ रही थी, आप उनको बेहतर जानती हैं, शांति हीरानंद और रीता गांगुली, उन दोनों ने ही उनके बारे में किताबें भी लिखी हैं। उनकी भी एक किताब है माई अम्मी करके कुछ, और रीता गांगुली की मोहब्बत करके है, तो उसमें उनकी यादें हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं। और जब उनका निधन हुआ तो एक उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी समय तक गाती रहूं, गाना मेरा ना छूटे, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब उनकी शादी हुई और अब्बासी साहब बैरिस्टर थे और उनको लगा कि अभी तो बेगम अख्तर बन गई, तो मोहब्बत तो बेपनाह करते थे, लेकिन पति भी थे वो, तो उनको ये था कि मतलब अब वो बाहर नहीं गाएं, मतलब उनका गाना मेरा गाना है, मेरे लिए ये हो तो हो, या घर में कोई छोटी महफिल हो, लेकिन नॉट आउटसाइड। तो उन्होंने उनके गाने पर पाबंदी लगा दी थी। और उसी दौरान उनकी मदर की भी डेथ हुई, जिनसे वो बहुत ही मोहब्बत करती थी, बहुत ही उनके क्लोज थी। तो उससे भी तो वो कुल मिला के एक 5 साल का दौर ऐसा था जिसमें वो डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उनका गाना बंद हो गया था। और फिर डॉक्टर्स ने भी यही कहा, सबने यही कहा कि भाई गाना उनका फिर से शुरू कराइए, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगी। तो उनका गाना फिर से शुरू हुआ, और फिर ये हुआ कि सिर्फ आप बस आकाशवाणी में जाइए और पर्दे में और लौट के आ जाइए, आप पब्लिकली नहीं गाएंगे। लेकिन धीरे धीरे तो बेगम थी, तो धीरे धीरे उनका फिर बाहर भी गाना शुरू हो गया, सब तरह से वो कामयाब हुई। तो जो गाना उनका था वो उनका पहला प्यार था।
तो उनका ये था कि गाना मेरा ये नहीं बंद होना चाहिए, तो अंतिम समय तक मैं गाऊं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। क्योंकि जब वो अहमदाबाद में 74 में गा रही थी, 30 अक्टूबर का दिन था, जब वो गाना गा रही थी, अपनी प्रस्तुति दे रही थी, तभी वो वहाँ कोलैप्स की गई। और उसके बाद वो और फिर मुख्तार साहब उनके बारे में बहुत भावुक हो गए बताने के लिए। तो उन्होंने बताया, ये भी बताया कि जब उनका इंतकाल हुआ, वो थे उनके साथ वहाँ, तो उन्होंने बताया कि उस समय अजान हो रही थी, सुबह का भोर का, हाँ फजर की, और जलसा घर उनका आखिरी, मेरा ख्याल है आखिरी थी जी, सत्यजीत रे की डायरेक्शन में। उसमें उन्होंने गायिका की ही भूमिका, और इत्तेफाक से मैंने वो फिल्म देखी है, तो हाँ जलसा घर, उसमें वो गायिका की ही भूमिका है। भर भर आई मोरी अखियाँ, भर भर आई मोरी अखियाँ, ये उसका उसमें जो ये गाना उन्होंने गाया है, उसकी ही भूमिका उन्होंने की है। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, थिएटर में भी उन्होंने बहुत काम किया था। मतलब जिस वक्त गाना शुरू कर रही थी, उस वक्त थिएटर में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो उनको बहुत डांट भी पड़ी कि भाई आप ये थिएटर छोड़ो, नहीं तो गाना कैसे करोगी। तो उन्होंने कहा, आप आके, अपने उस्ताद से कहा कि आप आके मेरा एक थिएटर में एक नाटक देख लीजिए आप मेरा, अगर आपको तुर्की हूर या कुछ ऐसा उसका नाम था, अगर आपको लगे कि हम वो एक्टिंग छोड़ दें तो आप कहिएगा। तो उसमें उनको गाते हुए उन्होंने और एक्टिंग की थी, और वो उस्ताद इतने खुश हुए, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम थिएटर भी करो और गाना भी हम तुमको सिखाते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो उन्होंने जो अपनी तरह का जीवन जीने का और अपने ढंग का जीवन जीने का जो उनका स्टाइल था, तो उसी में उनका दिल जोश मलिहाबादी पे आ गया। और तब उन्होंने जोश मलिहाबादी को चिट्ठी लिखी बाकायदा, और शायद पोस्ट कार्ड ही क्यों ना लिखा हो कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मतलब कैसा रहेगा। तो जोश साहब ने कुछ बहुत मज़े का जवाब उनको दिया, और क्योंकि उनको पता था कि चलेगी नहीं शादी, तो क्योंकि दोनों ही अपने अपने ढंग के लोग हैं, तो वो। और एक बहुत खूबसूरत उनके घर में मैंने उनकी फ़ोटो देखी, काफ़ी भरे भरे गाल हैं उनके, और तमाम तरह के जेवर पहनी हुई हैं, और ये वो। मैंने पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, तो पता चला कि वो बेगम साहब की ही तस्वीर है, क्योंकि बेगम साहब काफ़ी जैसे रामपुर के नवाब साहब भी उनके उनको बहुत पसंद करते थे, और उनकी भी तमन्ना थी कि ये हमारे यहाँ आके हमारी, लेकिन वो किसी एक दरबार में किसी एक आदमी के लिए नहीं गा सकती थी। उनका ये था कि भाई आई शुड सिंग फॉर पीपल। शौकत आज़मी का जब मैंने इंटरव्यू लिया, तो शौकत आज़मी ने कहा, मेरी सुबह बेगम अख्तर के गाने के बिना नहीं होती। शी वॉज लिबरेटेड। उनकी माँ का नाम मुश्तरी था, और मुश्तरी जो थी वो आज़ादारी करती थी। आज़ादारी की मतलब कि ताजिया रखती थी। तो 9 तारीख को हमेशा एक जुलूस निकलता था जिसमें सब औरतें, दैट वाज द लिबरेशन, मतलब जिससे पहले किसी ने किया ही नहीं था कि सड़क पे आ गई हूँ, उन्हें लेकर के सब, और पूरा वहाँ से चल कर के, और गुलाबबाड़ी के पीछे इनका मकान था जो अब जूते की दुकान बन गया, वो वहाँ पे इनका ताजिया पूरा चक्कर लगा करके जाता था। तो आज भी उस ताजिए को अब भी उठाया जाता है, मगर अब उस ताजिए का नाम मुश्तरी के छोड़ करके अंजुमन का ताजिया कह दिया। दिस इज़ द हाइट ऑफ लिबरेशन उस ज़माने में। शादी जो थी वो भी सईदा अब्बास, शी वॉज द न्यूज़ रीडर, उसकी वजह से ये शादी हुई थी, और कोई था नहीं। सईद अली ज़हीर के मकान में पीछे के हिस्से में शादी हुई थी, जब भी इसमें 3 ही आदमी थे, मियाँ बीबी ये दोनों, और एक उनका नौकर था बस। अर्ली 60s के बात है ये। अलीगढ़ में छुट्टियाँ हुई थी, मैं वहाँ पढ़ता था, तो हैदराबाद आया उस ज़माने में। तो छोटे मामू जान तो मेरे काजिम नवाज जंग ये उस्मान अली खां के जो दामाद भी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे इस निज़ाम ट्रस्ट के। तो वो सुबह का टाइम था, तो अब्बा से उन्होंने कहा कि सुनाए अख्तर आई हुई हैं, अब उनको बुलाओ शाम। तो अब्बा ने कहा कहाँ ठहरी है, खैर होटल पता चला, नंबर मालूम हुआ। तो सुबह का टाइम तो 11 बजा होगा। तो उनसे बातचीत हुई, तो उनसे पूछा भाई रात की आपकी क्या मसरूफियत है। उन्होंने कहा खाली हूँ मैं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा खाना मेरे साथ खाओ। तो रात को आई खाने के ऊपर, बातचीत इधर होती रही। फिर मामू जान ने कहा कि भाई आप आई है तो कुछ थोड़ा बहुत शगल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो मगर कुछ लसात है, कुछ है। तो अब्बा ने मेरी तरफ इशारा किया। अच्छा, मैं म्यूज़िक सेक्रेटरी था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ अपने हॉल का। तो तबला अरेंज किया गया। अच्छा, उन्हीं के साथ मनोवर अली ख़ां भी थे, गुलाम अली ख़ां के लड़के। गुलाम अली ख़ां का आखिर वक्त मामू जानी के वहाँ गुजरा है। तो
तो वो लोग साथी रहते तो वो आए, वो भी साथी आए थे। तो बेगम साहिबा ने एक तो ढेहरे ढेहरे गाया और फिर 2 गज़लें गाई। एक शायद वो गज़लें रूपक में और चाचर में थी, तो वो गज़ल के उसमें मैंने उनको संगत की कि अपनी कंदराओं से निकला आदमी, गुलाम इंसानी कदरों की बिसात का, खेलता है खेल शह और मात का, खेलता है खेल शह और मात का, अंधी ज़रूरतों में यूं है लिथड़ा, फ़र्क ही नहीं समझता दिन रात का, फ़र्क ही नहीं समझता दिन रात का, औरतों को समझे है मर्द के हाथ का मैल, औरतों को समझे है मर्द के हाथों का मैल, देखा जो कभी आँख का काजल गया है फैल, सिन्फ़ नाजुक पेश किया बनाकर नगर वधू, सिन्फ़ नाजुक पेश किया बनाकर नगर वधू, समझा कि हो गया है पाक अब है वो बावजू, समझा कि हो गया है पाक अब वो है बावजू, भूला कि मुश्तरी अख्तरी हो कोई, क्या है उनकी ख़ता, जुर्म किसी का हो उनको ही क्यों सज़ा, बिनते हव्वा का अजब ये कर्ब है, बिनते हव्वा का अजब ये कर्ब है, नस्ल आदम पर पड़ा ये ज़र्ब है, सवाल माथे पर हो जड़ा तो उसका भी जवाब है, हाथ की लकीरों से बड़ा अजी आँखों का ख्वाब है, अजी आँखों का ख्वाब है, अज़्म है हौसला है लगन है, बुझती नहीं दिल की अगन है, लफ्ज़ों का जुड़ाव, लफ्ज़ों का जुड़ाव, जज्बों का लगाव, महके महके सुरों का बहाव भी, मुनासिब सा एक ज़रा सा ठहराव भी, मुनासिब सा एक ज़रा सा ठहराव भी, सुर्ख होठों की दिलकश अदा, कोठों से उतरती दिलसोज सदा, तहज़ीबी रवायतों का नाम निहाद देवता, तहज़ीबी रवायतों का नाम निहाद देवता, मिला है उन्हीं सीढ़ियों पर होकर बेपता, मिला है उन्हीं सीढ़ियों पर होकर बेपता, तमद्दुन में भी देखिए लगा एक शिगाफ है, तमद्दुन में भी देखिए लगा एक शिगाफ है, तवाइफ कितनी तमन्नाओं का गिलाफ है, तवाइफ कितनी तमन्नाओं का गिलाफ है, सरयू गंगा गोमती के पानी पर, लहराते बल खाते आंचल धानी पर, बरसते सावन में छेड़ते ही उसके गज़ल, आवाज़ टूट कर गिरती है, आवाज़ टूट कर गिरती है, सहज और सरल ला न सका कोई जिसका बदल, हवाओं में ठंडक और जो सरसराहट है, हवाओं में ठंडक और जो सरसराहट है, दस्तक समात पर धड़कनों को ज़िंदगी की आहट है, ध्रुपद के मद में दूर कहीं कोई ख्याल पकता है, ध्रुपद के मद में दूर कहीं कोई ख्याल पकता है, बुलाकर अटरिया पर संवरिया दादरा हुमकता है, और जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, आँखियाँ नींद ना आए पर अवध सारा ठुमरी सा ठुमकता है, ठुमरी सा ठुमकता है, उधर पसंद बाग में जलाए दिल का दाग, ली आवाज़ में गमक सुनहरी हंसी बच उठती है, लखौरी हींटों के उस पार खामोशी में छेड़े दर्द के तार, कहते हुए कभी हम में तुम में था करार, कभी हम में तुम में था करार, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, खो चुके थे खुद को तो याद अपना वो होना आया, खो चुके थे खुद को तो याद अपना वो होना आया, देख कर तुझे मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, देख कर यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है, जो शाम